अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी असेंबली इलेक्शन रिजल्ट एक्सप्लेन्ड असेंबली इलेक्शन 2023। आज रोनो की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। मरी सकलानी पास होगा स्टार्ट। रिजल्ट के बाद ये वीडियो बड़ा वायरल हो। पहले आप वीडियो देखो, फिर उसके बाद बात करते हैं। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। कहाँ रहो कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन गजब क्रिएटिविटी बाबा, जिसने भी बनाया सैल्यूट है बॉस। लेकिन दोस्तों, जैसे चिड़िया दाना चुगती है, पंछी गीत गाते हैं, सूरज पूरब से उगता है, उसी तरह कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस अच्छे बच्चे की तरह 4 में से 3 राज्यों में चुनाव हारकर पहली फुर्सत में घर जा चुकी है। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि 3 राज्यों में चुनाव हराकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा एहसान किया है, क्योंकि अगर गलती से कांग्रेस फिर से राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत जाती तो यह बेशर्म सवाल फिर से उनके सामने खड़ा हो जाता कि इन राज्यों में सीएम किसको बनाएं। क्योंकि अगर वो राजस्थान में गहलोत को सीएम बनाती तो सचिन पायलट नाराज हो जाते, पायलट को बनाती तो गहलोत अपने चंपुओं को छू बोलकर राहुल गांधी के ऊपर छोड़ देते। गलती से छत्तीसगढ़ में जीत जाते तो टीएस सिंहदेव कहते कि अब की बार तो हम ही सीएम बनेंगे। सीएम बनने के नाम पर सिंहदेव भूपेश बघेल बुरी तरह से आपस में लड़ते, दोनों नाराज हो जाते, नाराज होकर राहुल गांधी के पास जाते और राहुल गांधी ये बोलकर उन्हें वहां से दौड़ा देते कि निकलो यहां से, तुम्हें सीएम बनने की पड़ी और यहां 2 घंटे से मेरा लूडो में 6 नहीं आ रहा है, खत्म। कुल मिलाकर एक आधा इलेक्शन जीतने के चक्कर में राहुल बाबा के दिन रात का चैन छिन जाता। कभी वो वीडियो गेम खेल रहे होते तो लोग उन्हें अपनी सरकार के कैबिनेट फॉर्मेशन को लेकर डिस्टर्ब करते। वो थाईलैंड की धार्मिक यात्रा पर जाने वाले होते तो लोग उन्हें याद दिलाते कि बाबा बाबा उस दिन तो छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह है। ये सुनते ही बाबा का मूड खराब हो जाता और वो गुस्से में आकर ये कह देते कि यार तुम लोग मुझे यूं डिस्टर्ब करोगे ना तो मैं आगे से कांग्रेस को कोई भी चुनाव नहीं जितवाऊंगा। ये सुनते ही सामने खड़े कांग्रेस कार्यकर्ता की हंसी छूट जाती और इसके बाद वो कार्यकर्ता और राहुल बाबा दोनों आधे घंटे तक खूब हंसते। इस तरह अपने ही कार्यकर्ता के साथ अपनी ही बेवकूफी पर हंसकर राहुल बाबा शर्मिंदा हो जाते, लेकिन ऊपर वाला राहुल बाबा को यूं एम्बैरेस नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक पार्टी का सुपड़ा साफ करके राहुल बाबा को इस शर्मिंदगी से बचा लिया है। इसलिए अब वो बड़े आराम से वीकेंड पर एनिमल और सैम बहादुर देख सकते हैं। इसी तरह अगर पार्टी मध्य प्रदेश में हार गई तो कमलनाथ साहब के लिए भी इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सुना है पूरे इलेक्शन में कमलनाथ जी 10 बजे रैली करने घर से निकलते थे और 1 बजे वापस आ जाते थे। एक सेकंड 1 बजे का मतलब ये नहीं रात के 1 बजे, दोपहर के 1 बजे। मतलब इतने अधूरे मन से सरकारी बाबू अपनी नौकरी भी नहीं करता जितने अधूरे मन से कमलनाथ जी एमपी के सीएम पद का इलेक्शन लड़ रहे थे। मगर अब पार्टी अगर हार गई है तो वो बड़े आराम से दिन भर घर पर बैठकर मक्खियां और झक दोनों मार सकते हैं। ऊपर वाले की मेहर ऐसी है कि पिछली बार की तरह वो सरकार बनाने के आसपास भी नहीं आए हैं। सोच कर देखिए जरा, अगर फिर से कांग्रेस की 110-11 सीटें आ जाती तो उन्हें फिर से 2-4 निर्दलियों को फोन लगाकर उनका समर्थन मांगना पड़ता है कि नहीं। अब कमलनाथ जी जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन और पार्ट टाइम नेता को क्या यह शोभा देता है कि वो ऐरे गहरे विधायकों को फोन लगाकर उनसे समर्थन मांगे? बिल्कुल नहीं देता। जैसे तैसे अगर समर्थन मिल भी जाता तो क्या अच्छा लगता कि हर रोज उन पर नजर रखो कि कहीं वो पार्टी छोड़कर निकल न जाए। ऊपर वाला ना अच्छे लोगों को किसी गलत काम में उलझाता ही नहीं है। देखो, इसीलिए उसने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को इतने विधायक भी नहीं दिए कि वो सरकार बनाने के आसपास भी आ पाए। उसने कहीं भी, थैंक यू भगवान ने कहीं भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करी कि कांग्रेस को अपने विधायकों को किसी रिजॉर्ट में छिपाना पड़े। वेरी गुड, थैंक यू। अरे देवा, अब क्या कांग्रेस जैसी अच्छे घरों की पार्टी को यह शोभा देता कि वो चोर उचक्कों की तरह अपने विधायकों को दुनिया से छिपाती फिरे? नहीं ना। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब कांग्रेस 4 में से 3 राज्य बुरी तरह हार गई है तो उसके पास फुल टाइम है लोकसभा चुनाव पर फोकस करने के लिए। ठीक है, अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती ना तो इंडिया अलायंस में भी टेंशन बढ़ जाती। कांग्रेस बाकी पार्टियों को ज्यादा सीटें न देती, इससे वो पार्टियां नाराज हो जाती और अलायंस खतरे में आ जाता। कांग्रेस के इन इलेक्शन में हारने के बाद इंडिया अलायंस क्रिकेट की लैंग्वेज में एसोसिएट कंट्रीज का एक क्लब बन गया है। कैसे समझाता हूं। अगर जेडीयू की औकात इस अलायंस में जिम्बाब्वे की है, अखिलेश की हैसियत इसमें आयरलैंड की है, लालू की पार्टी श्रीलंका जैसी है, तो कांग्रेस भी इन चुनाव के बाद
युगांडा जैसी हो गई है। अब जब ये सारी टीमें एक साथ मैच खेलने बैठेंगी तो कोई किसी को आंख नहीं दिखा पाएगा। कांग्रेस वाले अब जैसे ही कुछ बोलने लगेंगे तो बाकी पार्टियां एमपी राजस्थान में हुई उनकी पिटाई का वीडियो दिखाकर उनसे बोलेंगी अम्मा यार तुम तो चुप ही बैठो। तुमसे ना हो पाएगा। वैसे भी ये कहा जाता है कि दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों के बीच होती है। तो ये विधानसभा चुनाव हार कर अब कांग्रेस की औकात भी एक रीजनल पार्टी से ज्यादा तो रह नहीं गई है, इसलिए वो भी अब इंडिया अलायंस में ज्यादा फुदक नहीं पाएगी। इसलिए बाकी पार्टनर्स के लिए अच्छी खबर है, नहीं आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थी कल आए रिजल्ट पर थोड़ी मौज, थोड़ी मस्ती, थोड़ा रोस्ट। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो दोस्तों यारों रिश्तेदारों से इसे जरूर शेयर करिएगा। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं तो आपका एक शेयर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो प्लीज जरूर शेयर करिएगा। और सीरियस बात जो मैं कह रहा था वो ये है कि इन चुनावों के नतीजों के साथ एक नहीं कई चीजें फिर से प्रूव हो गई हैं। पहली बात यह कि पिछले 10 साल में 110वीं बार यह प्रूव हो गया है कि नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हैं। एक ऐसा नेता जो खुद कितने चुनाव जीत चुका है इसकी तो गिनती नहीं है। वो खुद कितनी बार मुख्यमंत्री बने इसको भी भूल जाओ। वो कितनी बार अभी और पीएम बनेंगे इसकी भी काउंटिंग नहीं है। आप तो ये देखो कि सिर्फ मोदी के चेहरे और नाम पर बीजेपी पिछले 10 सालों में कितने इलेक्शन जीत चुकी है। इन्हीं चुनावों को ले लो। 4-5 महीने पहले तक लग रहा था कि बीजेपी शायद इस बार मध्य प्रदेश में अपना किला न बचा पाए, चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसा लग रहा था। राजस्थान में भी बीजेपी वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार इन तीनों हिंदी राज्यों में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। मोदी जी ने हर जगह जाकर कहा कि मैं आपको मोदी गारंटी देता हूं कि आप हमें चुनिए और काम होगा। मोदी गारंटी एक ऐसा शब्द बन गया जिसने एक वक्त एमपी में हार रही बीजेपी को राज्य में 2/3 सीटें जितवा दी। मोदी गारंटी एक ऐसा रामबाण शब्द बन गया कि बीजेपी राजस्थान में बिना कोई सीएम प्रोजेक्ट किए ही आराम से सत्ता में आ गई। और मोदी जी का ही जलवा था कि जिस छत्तीसगढ़ के लिए किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी वहां पर भी सत्ता में आ सकती है, वहां भी जीत गई। बेशक मध्य प्रदेश में मामा जी की खुद की छवि भी अच्छी थी। उन्होंने खासतौर पर महिलाओं के लिए अच्छी बड़ी योजनाएं चलाई। वो योजनाएं भी काफी पॉपुलर हुई। महिलाओं को हर महीने पेंशन या भत्ता की पॉलिसी भी खासी लोकप्रिय हुई। मगर इन सब बातों के ऊपर सिक्का तो मोदी जी के चेहरे का ही चला। वो सिक्का चला तभी तो बीजेपी मध्य प्रदेश में 20 साल से सत्ता में होने के बावजूद फिर से सत्ता में आ गई। और अगर आज बीजेपी इतनी बड़ी बनी है और कांग्रेस लगातार श्रिंक हुई है तो उसके पीछे भी एक वजह है। आप देख लीजिए, बीजेपी जिस स्टेट में एक बार सत्ता में आती है वो फिर वहां दोबारा रिपीट करती है। गुजरात का एग्जांपल हमारे सामने है। बीजेपी 25 साल से वहां से नहीं आ रही है। यूपी का उदाहरण ले लीजिए। यूपी जैसे बड़े स्टेट में बीजेपी लगातार 2 बार जीत गई है। एमपी में बीजेपी 20 साल से नहीं हारी है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने रिपीट किया। वहीं कांग्रेस या तो चुनाव जीत नहीं रही, अगर जीत रही है तो वो छत्तीसगढ़ जैसे छोटे स्टेट को भी होल्ड नहीं कर पा रही। आखिरी बार कांग्रेस ने 2011 में असम में खुद को रिपीट किया था। खुद को दोबारा न रिपीट कर पाने के पीछे गवर्नेंस तो इशू है ही। एक रीजन ये भी है कि जहां कहीं कांग्रेस पार्टी पावर में आई वहां भी ये लोग आपस में लड़ते रहे और यंग लीडर्स को मौका नहीं दिया गया, जैसे पिछली बार राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ। एमपी में कांग्रेस को ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाना चाहिए था, मगर वहां नहीं बनाया तो उन्होंने पार्टी तोड़ दी और फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी चली गई। राजस्थान में 5 साल तक गहलोत और सचिन पायलट लड़ते रहे, सरेआम एक दूसरे को भला बुरा कहते रहे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वहां के मिनिस्टर टीएस सिंहदेव भी सारा टाइम कलेश करते रहे। ऊपर से आज कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप भी इतनी पावरफुल नहीं है कि वो किसी से भी अपनी बात मनवा पाए। जो हाल है वो आपके सामने। आपको याद होगा कैसे कांग्रेस ने अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया था, मगर गहलोत के सपोर्टर्स ने बगावत कर दी क्योंकि उन्हें पता था कि इसके बाद गहलोत को राजस्थान के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। अब गहलोत पावरफुल रीजनल लीडर हैं, इसलिए गांधी परिवार भी डर गया और अपना फैसला वापस ले लिया। तीसरी बात जो कांग्रेस को इन चुनावों में ले डूबी वो थी उनका एरोगेंस, उनका घमंड। ये घमंड कांग्रेस की पुरानी बीमारी। अब इन लोगों ने इंडिया अलायंस बना तो लिया, मगर कांग्रेस ने इन स्टेट इलेक्शन में इंडिया अलायंस की किसी पार्टी को साथ में नहीं लिया, उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस को एक घमंड हो गया था कि अभी तो हमने कर्नाटक और हिमाचल का इलेक्शन जीता है, हमें एमपी और राजस्थान जैसे स्टेट में इन पार्टियों की क्या जरूरत। याद होगा आपको कमलनाथ जी की एक वीडियो वायरल हुई जहां पर उन्होंने अखिलेश के बारे में कहा था कि ये अखिलेश है, वीडियो तो दिखा दो। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था भाई साहब। इसी तरह की बात जेडीयू के केसी त्यागी जी ने कांग्रेस को लेकर कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की किसी पार्टी को पूछा तक नहीं, और यही कांग्रेस की बड़ी मिस्टेक थी, उनकी बड़ी चूक थी। अगर कांग्रेस को यह लगता था कि ये तीनों हिंदी स्टेट तो हमारा स्ट्रांग होल्ड है, हमें इनमें इन छोटी पार्टियों की क्या ही जरूरत, तो ये उनकी गलती थी। अरे भैया, इन स्टेट में अगर वो पार्टियां छोटी हैं तो बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जहां पर ये पार्टियां बड़ी हैं, आप कुछ भी नहीं हो। अगर इन स्टेट में इन पार्टियों को थोड़ा भी स्टेक नहीं दोगे तो ये उम्मीद कैसे करोगे कि ये पार्टियां कल को अपने स्टेट में आपके लिए कुछ सीटें छोड़ देंगी? बताइए। कांग्रेस का यही एरोगेंट एटीट्यूड था जिसके चलते इन इलेक्शन में इंडिया अलायंस कहीं दिखाई नहीं दिया और उसका असर भी दिखाई दिया।
और सबसे बड़ी और आखिरी बात, लोकसभा इलेक्शन में 6 महीने का टाइम भी नहीं रह गया, मगर अभी तक पब्लिक को यह नहीं पता चला है कि कांग्रेस या इंडिया अलायंस की आइडियोलॉजी क्या है। इंडिया अलायंस के बहुत सारे लोगों ने इल्जाम लगाया कि कमलनाथ और कांग्रेस के कुछ लीडर्स मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे थे। वहीं इसी इंडिया अलायंस की साउथ की कुछ पार्टियां और उनके लीडर्स लगातार सनातन धर्म को गाली दे रहे थे। अब भैया आज की पॉलिटिक्स कोई 30 साल पुरानी पॉलिटिक्स तो है नहीं। आज तो गांव-गांव में लोगों के पास मोबाइल फोन है, सबको पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी किसके साथ जुड़ी है, कौन सा नेता क्या बयान दे रहा है। अब एक तरफ बीजेपी है जिसे 100% क्लैरिटी है कि हमें हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करनी है, राजनीति करनी है। हिंदुत्व की राजनीति करने का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे धर्म को गाली देना या उसे नीचा दिखाना है। इसका सीधा मतलब है कि सनातन धर्म का सम्मान करना है, फिर चाहे वो उज्जैन से लेकर काशी तक धार्मिक कॉरिडोर बनाने की बात हो, अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाना हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी मथुरा के मंदिरों को वापस पाने की लड़ाई हो। बीजेपी को अच्छे से पता है कि उसकी राजनीति क्या है और यही बात उसके समर्थकों मतलब वोटर्स और सपोर्टर्स दोनों को भी पता है। मगर कांग्रेस और उसका इंडिया अलायंस आज भी बहुत कंफ्यूज है कि उसे आखिर करना क्या है। क्या उसे सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करनी है? क्या उसे सेक्युलरिज्म के नाम पर सनातन के विरोध की राजनीति करनी है? क्या उसे अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति करनी है? उनका अब तक इस पर कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। यही वजह है कि आज भी बहुत सारे लोग इस वजह से उनसे रिलेट नहीं करते या कुछ हद तक उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। मगर ऐसा लगता नहीं कि ये लोग जल्दी अपनी इस आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन को दूर कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के पास मजबूत वर्ल्ड लीडर है, एक क्लियर आइडियोलॉजी है, संघ के तौर पर मजबूत वैचारिक संगठन है, अपने खुद के लाखों कार्यकर्ताओं की फौज है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया अलायंस जिसमें नेता कौन है पता ही नहीं है, आइडियोलॉजी क्या है किसी को मालूम ही नहीं है, वो चाहते क्या है ये किसी को खबर ही नहीं है। यही कारण है कि 2024 का इलेक्शन और उसके नतीजे बीजेपी के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत लाते दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस अब भी इतनी कंफ्यूज है जैसे बैटिंग विकेट पर ओस से भीगी गेंद फेंकता बॉलर, जिसे मालूम ही नहीं कि अगली बॉल फेंकनी कहां पर है, बस ओवर खत्म होने का इंतजार कर रहा है वो बॉलर। मगर कांग्रेस की बदनसीबी ये है कि राजनीति में कोई ओवर आखिरी ओवर नहीं होता और कोई चुनाव सीरीज का आखिरी मैच भी नहीं होता। इसलिए एक ही इलाज है, या तो खुलकर खेलो या फिर रिटायर हो जाओ। अब ये दोनों ही काम कांग्रेस के पुराने नेता नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये था असेंबली इलेक्शन के नतीजों पर हमारा पोस्टमार्टम। बाकी आपको क्या लगता है इन नतीजों के बारे में, 2024 के इलेक्शन के बारे में, मोदी जी के बारे में अगर एक शब्द में कुछ कहना चाहें, या राहुल गांधी के बारे में एक शब्द में कुछ कहना चाहें? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज मोस्ट वेलकम। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों से जरूर शेयर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मिलेगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी मुद्दे पर एक और कड़क वीडियो जल्दी यहाँ लाएंगे। फिलहाल जाएंगे, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। कहाँ रहो कहते हैं अरे आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू जी आपको सही जगह बैठ गया। बहरहाल ये है कि चलें, एक बात ये तो है ना कि आप इस चीज की खुशी मना सकते हैं कि इंडिया में तो दो पार्टियां तो आपस में लड़ रही हैं ना, कांग्रेस और बीजेपी। बिल्कुल। और यहाँ पे तो कोई लड़ भी नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल, सबको पता है अपने हक के लिए। और नहीं, हक नहीं, पार्टियों की बात कर रहा हूँ कि सियासत में कोई पार्टी मतलब यहाँ पे लड़ ही नहीं सकती, क्योंकि वो पहले ही सारा कुछ तय है, सारा कुछ बना हुआ है। तो यहाँ तो मतलब कि वैसी वो जंग भी नहीं होगी कि दोनों पार्टियों की आपस में जंग हो। सियासत फिक्सिंग है यहाँ पे तो पहले से ही फिक्स है सारा कुछ और उसी पे काम चलेगा। और लेकिन आप लोगों को फिर भी मुबारक हो इस चीज की कि आप लोगों की पार्टियां तो है ना लड़ रही हैं आपस में, और आप लोग जिता रहे हैं जिसको चाहते हैं जिताना। और बीजेपी जाहिर है उन्होंने काम किए हैं, उनको तो हमने शुरू दिन से यही कहा है कि बीजेपी जीतेगी, क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है। और लोगों को काम चाहिए, लोगों को एक इज्जत चाहिए, लोगों को नाम चाहिए। लोगों ने देखा कि इंडिया जो है ऊपर तरक्की कर रहा है, इंडिया ऊपर जा रहा है, इंडिया की जीडीपी अच्छी हो गई है, इंडिया दूसरे मुल्कों में जितनी अपने रोब रबाब बना चुका है, तो वो किसके हुकूमत में बनाया है? मोदी जी की हुकूमत में। तो जाहिर है सारे फिर मोदी को जो है वोट देंगे। तो दूसरी पार्टियों ने, लोग पढ़े लिखे भी हैं, बाशऊर भी हैं, लोगों को पता भी है कि कौन पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कौन सी पार्टी हमारे लिए ठीक है, कौन सी पार्टी मुल्क के लिए ठीक है। बिल्कुल। और वही देख रहे हैं। और बेशक वो मतलब कि हिंदुत्व के नाम पे जो है वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन वो खुल के बोल रहे हैं कि हम हिंदुत्व के बोल कर रहे हैं। तो खुल के बोले, मुनाफिकत से काम नहीं चलेगा, मुनाफिकत करेंगे तो फिर हारेंगे ही सारे। और जो भी है हक सच की लड़ाई करें, जो भी है अपना सामने रख के लड़ें,
बिल्कुल। तो वो लड़ रही है बीजेपी, और आज बीजेपी जो है रिजल्ट मिल रहा है, बीजेपी दोबारा से आ रही है। और जो कहते हैं कि बीजेपी नहीं आएगी, तो वो उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ प्रोग्राम कि तो दुख बढ़ की गया। बात है, और प्रोग्राम तो वाकई बढ़ गया है। और लेकिन बीजेपी जीते क्योंकि काम किए हैं ना, बीजेपी ने काम करके दिखाया है। और हमने भी काफी सारे वीडियो क्लिप किए हैं जिसमें बीजेपी की जितनी भी डेवलपमेंट है वो आप लोगों को दिखाते रहे हैं। और हमारा भी यही कहना था, हम लोगों के भी ज्यादातर यही कमेंट्स थे कि यार बीजेपी जो है बिल्कुल। वो विन जरूर करेगी, क्योंकि काम नजर आ रहे हैं। और कंट्री को जिस लेवल पर बीजेपी ने पहुंचाया है, क्योंकि कांग्रेस को भी मौका मिला है लेकिन वो चीज नहीं कर सके जो बीजेपी ने करके दिखाया है। इस वक्त इंडिया का जितना नाम ऑल वर्ल्ड पे है, इंटरनेशनल लेवल पर जितनी इंडिया की रिस्पेक्ट है, इससे पहले नहीं थी। तो इस तरह अवाम जो है वो भी जानती है कि इंडिया जो है वो इतनी स्पीड से तरक्की की है हर मैदान में। ये नहीं कि सिर्फ एक जगह पे तरक्की की है, इंटरनेशनल लेवल पर की है, फिर इकॉनमी तौर पर की है, उसके बाद जितने भी बेसिक मसाइल थे अवाम के उनके ऊपर काम किया है, उनको दूर किया गया है। और बेरोजगारी का थोड़ा सा मसला था तो लोगों से काफी सारे कमेंट्स किए गए और पूछा गया कि आप लोग क्या कहेंगे कि बेरोजगारी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि जल्दी ये भी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें बेरोजगारी को हम एडजस्ट कर सकते हैं, भूख को हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि इंडिया का नाम किधर पहुंचा है। इंडिया इस वक्त ऑल वर्ल्ड पर इंटरनेशनल लेवल पर जितना फेमस हो गया है इतना कोई भी कंट्री फेमस नहीं है। बिल्कुल। तो 5वें नंबर पर इकॉनमी बन चुका है इंडिया, इतनी बड़ी पावर बना है, G20 का इजलास इतना कामयाब इजलास हुआ है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। स्पोर्ट्स के मैदान देखे जाए तो उसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान देखे जाए तो उसमें बहुत बड़ी डेवलपिंग हुई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और दूसरा देखा जाए तो आपने भी बहुत सारे लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी जो भी पिछले दिनों सऊदी अरब में गए हुए थे, तो देखने मोदी जी किस जगह पे खड़े थे और हमारा प्राइम मिनिस्टर देख लें किस जगह था। ये इज्जत की बात होती है, ये यही नाम चल रहा है, नहीं यही नाम चल रहा है ना, ये नाम चल रहा है कि मतलब अभी मोदी जी के नाम पे उन्होंने कहा ना कि इलेक्शन वहां लड़ा, मोदी जी ने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा, ये नाम चल रहा है। देख लें वहां भी वो फ्रंट पे थे, सामने खड़े थे, और उनका नाम है इसलिए कि वो करके दिखा रहे हैं, दुनिया ट्रस्ट कर रही है। तो क्या इंडियन अवाम ट्रस्ट नहीं करेगी? और जिस जगह भी आप देखें, जिस प्लेटफॉर्म पे भी देखें, आप यूट्यूब पे देखें तो मोदी जी की जे हो रही है, कमेंट सेक्शन देख लें, सब लोग यही बोल रहे हैं। और उसके बाद अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, उस पर भी मैंने देखा जितने लोग भी वो देखें, वो हमने वीडियो की थी जो कश्मीर पे, वहां भी लोग जाके पूछ रहे थे मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, वहां पे भी लोग यही बोल रहे थे कि मोदी जी काम कर रहे हैं। तो हर जगह पे नाम चल रहा है, तो इसलिए मोदी जी ने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा, ये नारा लगा, इस नारे के ऊपर आए हैं। तो देख लें यहाँ भी अभी हरा दिया है, और आगे भी जो इलेक्शन आने वाले हैं बड़े 5 साल के बाद जो आते हैं, उसमें भी देख लेना काफी मतलब आसान मामला नजर आ जाएगा। हम भी सब मिलके ये कह रहे थे कि मोदी जी जो ऐसा काम कर रहे हैं वैसे अवाम ट्रस्ट करेगी, क्योंकि अभी हर तरह से समीर भाई ने भी सही कहा कि हर शोबे में बहुत आगे इंडिया चला गया, तो कैसे मतलब लोग अपनी अवाम ट्रस्ट ना करे। और अली भाई की भी बात बिल्कुल ठीक है जी, आप आजाद हैं, आपको ये पता है कि हम किसी को चुन सकते हैं, कि हम चाहते हैं कि वो ये बंदा है तो वो आ सकता है। यहाँ तो आवे का आवड़ बिगड़ा हुआ है, यहाँ पहले से ही पता है, यहाँ मतलब कितनी पार्टियां पहले भी और आज भी तोड़ दी गई हैं। इस तरह नहीं होता, ये कुदरत का कानून होता है कि उसने किसको सिलेक्ट करना है, कौन सही होता है, तो वो उसको लेके आया जाता है, कुदरत लेके आती है। तो यहाँ वो काम नहीं है, यहाँ लोग ही ऐसे मामला बनाए बैठे हैं कि हमारी मर्जी से आए, तो ऐसे फिर बाद में रहमत बरकत जो कुदरत का निजाम नहीं आता, फिर ये झगड़े, जैसे मतलब वो कांग्रेस में झगड़े चल रहे हैं, कोई काम नहीं उधर भी हो रहा। वो जो वीडियो में इन्होंने दिखाई है तो ये उनका बिहेवियर है, क्योंकि उनका जो माइंड सेट है वो नजर आता है, उस वीडियो में उन्होंने दिखाया कैसा था और उसकी सजा मिल गई। तो यही होता है कि जब कुदरत के खिलाफ आप जाएंगे तो फिर आपका वो अंदर मन है ना, वही आपका सही नहीं होगा। तो पाकिस्तान में यही चल रहा है कि यहाँ कुदरत का निजाम नहीं, यहाँ ये नहीं है कि लोग सिलेक्ट करें, लोग चुने कौन बंदा ठीक है, यहाँ एक मतलब माइंड सेट है, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। इसलिए इंडिया लग वे में चल रहा है और पाकिस्तान लग वे में, अभी तक कोसों दूर है उस तरक्की, उस जो वे है ना, उस रास्ते पे ही हम लोग नहीं है। तो यही वजह है कि आपके लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं और सही बंदे को सिलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग जो है ना देख रहे हैं, ना सोच रहे हैं, ना सही बंदा सिलेक्ट कर पा रहे हैं। कितनी हुकूमतें हो गई हैं, को फर्क नहीं पड़ रहा। तो इंडिया ने लगातार 2-3 दौर जो चल रहे हैं बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, तो अभी जो है मोदी जी उन सबसे बढ़ के हैं। ये तो खालिस्तान इंडियन के लिए और हिंदू लोगों के लिए और अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, तो हर तरह से ही बहुत आगे हैं। जितने काम उन्होंने बोले सब करके दिखा दिए, तो लोग इसीलिए ट्रस्ट कर रहे हैं इन पे।
जी, ये थी हमारे भाइयों की डिबेट और हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक जो उनके सपोर्टर्स हैं और जो चाहते हैं कि मुल्क में तरक्की हो और मुल्क जो है हमारा और आगे जाए और इसी तरह तरक्की करे। उन लोगों के लिए तो ये बड़ी खुशाइन बात है, खुशी वाली बात है, लेकिन सेलिब्रेशन कहीं न कहीं आके फीकी पड़ती है क्योंकि जब अपोज़िशन आती है बीच में, उनका भी एक रोल है कहीं न कहीं। हम कहते हैं ना कि माशरे में नेगेटिव पॉज़िटिव लोग जो हैं वो पॉज़िटिव ही क्यों नहीं है, नेगेटिव लोग क्यों मौजूद हैं? उनको होने नहीं चाहिए, सभी अच्छे हो जाएँ। तो वो लेवल नहीं हो सकता। ये अपोज़िशन पार्टी जो है कहीं न कहीं इनको धक्का दे के रखती है और फ़ोर्स करती है कि आप काम करो। आपने मतलब स्लो डाउन नहीं होना, आपने काम करना है क्योंकि अपोज़िशन कहीं न कहीं आपको लेट डाउन करने की कोशिश जो भी डिबेट्स होती हैं, तकरीरें होती हैं या कहीं इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जैसे वो अपोज़िशन का बंदा कह रहा था, उनका नाम गलत बुला रहा था। मतलब वो प्रोनाउंस करने में, हालाँकि ऐसा करना नहीं चाहिए। ये एक लिमिटेशन होती है, जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स होता है, इसी तरह सियासत में एक चीज़ है। तो कहीं न कहीं वो फ़ोर्स करते रहते हैं, कहीं न कहीं इनको बार-बार चाबी लगाते हैं कि करो। तो एक वो जो पार्टी अच्छा काम कर रही है, वो उसको कोशिश करेगी कि और तेज़ करे और वो प्रोसेस मेरे ख़्याल में उनको एक और मौका मिल गया है और ये मौका मिलना चाहिए था। ऐज़ अ नेबरहुड कंट्री हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम रिएक्शन दे रहे हैं, अक्सर वीडियोज़ पे रिएक्शन दिया और तरक्की की कौन-कौन सी चीज़ नहीं देखी, जो हम अपने मुल्क में देखना चाहते थे, वो हमें उधर देखने को मिली है। तो ये मैं अपने हवाले से और इन भाइयों के हवाले से भी बोलूँगा कि हम हमारे लिए खुशाइन बात थी। हमारे लिए वो कह लें शॉकिंग भी था, लेकिन ये है कि उसके ज़रिए हम चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हम कैसे अपना हिस्सा डाल सकते हैं, अपने मुल्क की तरक्की में और हमारा मुल्क कैसे ऐसे बंदे को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आए इक़्तिदार पे और वो भी ऐसे काम करे और मुल्क को थोड़ा-सा न सही 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ऊपर लेके जाए, थोड़ा बहुत तो नाम बने। ये आपने बात की कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पीछे क खड़ा था बिल्कुल कोने में और ये इमरान खान का टाइम आप देख लें फ़ोटोज़ निकाल के देख लें कहाँ पे खड़ा है। तो मीन्स कि मुल्क फिर भी लेट डाउन है लेकिन वो बंदा कहाँ पे खड़ा है। ये होता है होल्ड करने वाला, लीड करने वाला। तो कहीं न कहीं कमियाँ उसमें भी है नो डाउट। वो फरिश्ता थोड़ी है। वो कहीं इंसान है तो एज़ अ ह्यूमन बीइंग बंदे से मिस्टेक्स होती हैं। वो हर बंदे में मौजूद है। जो इक़्तिदार पे आए हैं पाकिस्तान में जिन्होंने होल्ड किया है और जिन्होंने इतनी गंदी किस्म की सियासत की है और मुल्क को इस हालात में ले गए हैं, वो आप देख लें दोबारा करप्शन करके बाहर गए हैं और फिर दोबारा वापस आ गए हैं और ये हमारा निज़ाम है और इस तरह चल रहा है मुल्क। तो मेरे ख़्याल में इंडिया से कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, नाम ही नहीं लेना चाहिए इंडिया के साथ कि मतलब पाकिस्तान कहाँ देखते हैं आप इंडिया के हवाले से। ये नहीं करना चाहिए। वो उन कंट्रियों के साथ चल रहे हैं जो सही लेवल पे हैं, ताकत में हैं, हर चीज़ में, तरक्की की दौड़ में बिल्कुल दौड़ रहे हैं। ये तो वो पाकिस्तान तो वो रेस वाला घोड़ा है जो अभी वो टनल से निकला ही नहीं है। फायर हो चुका है लेकिन टनल में अभी घुसा हुआ है, उधर ही फँसा हुआ है। निकल नहीं रहा, दौड़ नहीं रहा। तो कोशिश करेंगे लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों की भी गलती है। कहीं न कहीं आके हम भी सिस्टम का हिस्सा हैं, तो हम थोड़ा बहुत अगर अपने आप को ठीक करें मेरे ख़्याल में, तो निज़ाम बेहतर हो सकता है। तो अगेन मुबारकबाद वीडियो उन्होंने अच्छी क्रिएट की और 2 स्टेप में उन्होंने ये अंतर किया लेकिन ये है कि उन्होंने जो मीम्स लगाए हैं, अब वो इंडिया में इस वक़्त मेरे ख़्याल में वायरल चल रहे होंगे क्योंकि वो क्रिकेट से रिलेटेड थे और वर्ल्ड कप में वो जो मोदी सर ने आके जो पग अप किया उनको, एप्रिशिएट किया, हारने के बावजूद भी कि आप अच्छा खेले। उस क्लिप को उन्होंने बीच में ऐड किया और वो परफेक्ट लग रहा था क्योंकि जैसे अपोज़िशन होगी वहाँ पे, वो लोग तो हँस-हँस के मार रहे होंगे मीम्स के, यार ये देखो क्या कहाँ पे लगा दिया मीम, तो वो शेयर हो रहे होंगे नॉन स्टॉप। बहरहाल ये चलता है, लेकिन ये है कि जो मेहनत करता है, सिंपल एज़ दैट, वो आगे आता है और वो दिखाई भी देता है। तो इस वक़्त तो वो दिखाई दे रहा है और हम भी एज़ अ नेबरहुड चाहते थे कि मोदी सरकार आए और इंडिया की हम ऐसी तरक्की देखें, ना कि उसे लेट डाउन होता हो। ये सच्चाई है, ये एक हकीकत है। वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया देख के एन्जॉय किया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़